हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार रिवीजन लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कुछ बच्चे ज़्यादा ही एब्सेंट थे तो वो कह रहे थे कि मैम हमें रिवीजन एक बार करवा दीजिए। मे बी उनको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि उनको पढ़ना क्या है, क्या उनको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए रिवीजन के टाइम पे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटर है, उनके लिए बेनिफिशियल है एट द लास्ट मोमेंट पर। क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बहुत बड़ी यूनिट है, उसको 2 मंथ लग जाते हैं अगर हम उसका रिवीजन करने बैठे तो भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली उसके अंदर है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको कि आपको ईएमएफ सीरीज़ पढ़नी चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सीरीज़ है उसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा ऊपर माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल होती है उतना ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपको रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज दोनों पता होना चाहिए। वैसे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, बट हमें ऑक्सीडेशन के तौर पे नहीं लेना, हमें उसको रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पे लेना है। कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र ज़्यादा करनी चाहिए। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है वो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सो इस सीरीज़ के अंदर हमारी रिडक्शन पोटेंशियल यदि होती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उतनी ज़्यादा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस सीरीज़ का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ के आना। इसमें कुछ भी एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, कुछ भी, कोई भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं पूरी सीरीज़ से। अप्रॉक्स 20 अप्रॉक्स इसमें एग्जाम्पल हैं। तो आप सभी के सभी अच्छे से माइंड में सेट कर लें कि आपको किसके रिडक्शन पोटेंशियल या किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपको चेक करना है। तो हम एक बार और रिवीजन करना चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपको एग्जाम्पल कुछ भी दे और वो ईज़िली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद हम एक दो और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे जो पॉइंट है कंडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी अलग है और मोलर कनेक्टिविटी अलग है और कंडक्टिविटी अलग है। तीनों ही पॉइंट्स को हमें अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखे गए हैं। सो आपको इससे रिलेटेड आपको 1 मार्क्स भी मिल सकते हैं, एमसीक्यू भी मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको असरसर रीजन भी मिल सकता है। इससे रिलेटेड आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स वालों में, तो वहाँ भी मिल सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी में मिल सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अलग सा कॉमन आपका जो है टॉपिक है कि आपको कंडक्टिविटी के ऊपर पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि जिनमें आपको मोलर कनेक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही लेना चाहूँगी, एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड के साथ हम कोई जो है माइनस आई इफेक्ट लगा दें, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। सो ना वो अपने न्यूक्लियस के पास इंटरेक्शंस के ज़्यादा हैं, तो उसको वहाँ से रिमूव करवाने में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है। और जितना माइनस आई इफेक्ट कम होगा उतनी हमारी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो इस तरह से आप कंडक्टिविटी बता सकते हैं कि किसको आयनों में टूटने में, क्योंकि हमारे पास कनेक्टिविटी तभी मेजर होती है जितना ज़्यादा हमें आयंस पता हो कि इतने ज़्यादा आयंस डिसोसिएट हो चुके हैं। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है और जो आयोडीन है वो माइनस आई इफेक्ट कम दिखाता है। इसी नॉलेज के बेस पे आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ कम लगेगी, लेकिन यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और जहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी वहाँ आयन कम टूटेंगे, कम बनेंगे, और जहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी वहाँ आयंस में जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। और इस तरह से आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बहुत ही क्लियर मेंशन होना चाहिए, कौन से ऑक्सीडाइज होते हैं, कौन से रिड्यूस होते हैं। जैसे आपको हम फॉर एग्जांपल एक पॉइंट डिस्कस करें, अगर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ये क्या होती है, इसमें रिडक्शन भी हो सकती है, एट ए टाइम ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। बट वहाँ पे रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है, वो आप सिर्फ और सिर्फ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, मुझे पता है ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर मैं x मान लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट करके देख सकती हूँ कि +5 है। अगर कहीं पे आपको क्लोरीन माइनस, क्लोरीन प्लस, तो इस तरह से देख सकते हो कि वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मान लीजिए +5 से -1 की तरफ जा रहा है, तो पहले उसने 5 लॉस कर दिए थे, अब उसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया है।
तो उसको 5 लॉस किए थे, 5 तो ये मिले, एक एक्स्ट्रा आया, तो उसने 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसके पास +1 है अब, और पहले उसके पास +5 था, तो मैं यहाँ देखूँगी +5 मीन्स उसने 5 लॉस किए हुए थे, अब उसने 1 लॉस किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने कितने गेन कर लिए, 4 उसने गेन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने 4 गेन किए हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने कितने लॉस या गेन किए, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे हम एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसको हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, मोस्टली हम इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मोस्टली बच्चों की परेशानी क्या रहती है, क्या दिक्कत रहती है कि वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो बेस है, बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है वो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे इसके ऊपर हमें पता है +1 चार्ज होता है, तो +1 होता है, तो यहाँ +2 आ गया। उसके बाद इसके ऊपर x मान लिया, इसके ऊपर -2 हमें पता है, तो 2 7 जा 14। तो इस तरह से कैलकुलेट करके, और टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, 0 के। हमने देखा यहाँ पे कि +6, लेकिन यहाँ मैंने देखा दो क्रोमियम थे, दो क्रोमियम के हुए, अगर यहाँ +6 है मीन्स उसने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, तो 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास +3 है, अब उसने पहले +6 लॉस कर +6 था उसके ऊपर चार्ज, अब उसके पास क्या है, +3 है। दैट मीन्स उसने जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 क्रोमियम ने गेन किए हैं, तो 2 क्रोमियम आपके पास, तो 2 कितने करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट कितनी हुई है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट में चल रहे हैं। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी ओवरऑल रिएक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से ही देखोगे कि मेरे जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आपको इस साइड और इस साइड दोनों तरफ, आपको रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, आपको चार्ज निकालना आना चाहिए। चार्ज निकालेंगे तभी हम देख पाएंगे कि उसने लॉस किया या गेन किया। पहले +6 था, अब +3 है। +6 मीन्स 6 लॉस थे, +3 मीन्स अब 3 लॉस हैं, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। गेन मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, गेन किए हैं 1 क्रोमियम ने, तो 3 दूनी 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल क्रोमियम ने क्या किए, गेन किए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ फाइंड आउट करना आना चाहिए कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए। अब इस यूनिट में, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हैं, सबसे ज़्यादा पिछले लास्ट 10 ईयर से जो मैं देख रही हूँ, वो बने हैं ईथर के ऊपर। जो हमारा है, जैसे कि हम फिनॉल वाला चैप्टर भी डाल रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला, तो ईथर वाले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला जो है, मान लीजिए आपको सोडियम इथोक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड कुछ भी आपको दे दिया, उसकी हेलो अल्केन के साथ, इस तरह से हेलो अल्केन, वो कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, आपको कुछ भी दे और उसकी आपको सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करनी हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास इसमें ईथर बनता है, इसमें भी ईथर बनता है, लेकिन लास्ट वाला जो है हमारे पास अगर टर्सरी दिया हुआ है हेलोजन, अगर हमारे पास हेलोजन टर्सरी में है तो वहाँ पे ईथर नहीं बनता, वहाँ पे इथीन बनता है, मीन्स वहाँ पे अल्कीन ग्रुप आ जाता है। तो इस चीज़ का आप स्पेशल से ध्यान रखें। पहली बात तो ये आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नोमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर होगी तो आप क्या कर पाओगे, आप उसके स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ये इथोक्सी इथीन बना हुआ है, तो इथोक्सी इथीन में क्या होगा, C2H5O C2H5, ये इथोक्सी हो गया, ये इथेन हो गया। आपको स्ट्रक्चर क्लियर होंगे, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। और एक कॉमन सी चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ सोडियम है, यहाँ ब्रोमीन है, तो दोनों क्या कर जाएंगे, NaBr बन जाएगा, जो भी बचा होगा वो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ये देखिए और ये देखिए, यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5O CH3। इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाने आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सोडियम दे दिया, क्लोरीन दे दिया, NaCl निकल जाएगा, यहाँ सोडियम दे दिया और यहाँ क्लोरीन दे दिया, क्योंकि सोडियम इथोक्साइड है तो सोडियम आयन है, यहाँ पे क्या है टर्सरी हेलोजन था तो यहाँ पे क्लोरीन आयन है, तो ये तो NaCl निकल जाएगा। उसके बाद इस रिएक्शन के जो अंदर होगा टर्सरी वाले में, इसमें अल्कीन बनता है, लेकिन बाकी दो में क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको ये MCQ में भी कई बार डाला इन्होंने इसको 1 मार्क्स में भी डाला, 2 मार्क्स में भी डाला है, केस बेस्ड स्टडी में ये 2 बार आया है पिछले 3-4 सालों में।
इसके अलावा अगर हम फिनोल वाले चैप्टर का डिस्कस करें थोड़ा सा, तो फिनोल की अगर हम किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे पीपीटी आते हैं। जैसे आप लैब में करते थे, तो लैब में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम फिनोल के साथ हैलोजन की रिएक्शन करवा के देख रहे हैं, तो हम फिनोल की टेस्टिंग कर रहे हैं वैसे ऑर्गेनिक की। तो हमने क्या किया, हैलोजेंस के साथ इसकी रिएक्शन करा के देखी, तो अलग अलग कलर के पीपीटी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ब्रोमीन के साथ वाइट पीपीटी आते हैं, क्लोरीन के साथ ब्राउन पीपीटी आते हैं, आयोडीन के साथ रेडिश आ जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंपाउंड आएगा, जितनी ज़्यादा ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा वो रेडिश या फिर येलो पीपीटी की तरफ हमारी प्रोडक्ट आएंगी। मीन्स हमारा जो होगा ऑर्गेनिक टेस्ट होगा, ऑर्गेनिक एनालिसिस हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है जैसे फिनोल से आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना आना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड से आपको अगर हम उसके रिडक्शन करते हैं दोबारा, रिडक्शन का काम क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और ये क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। तो आपको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करनी आनी चाहिए और फिनोल के रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए सैलिसिलिक एसिड बनाने में। और ये देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, हमें क्या करना है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करनी है। जिंक अगर ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो यहाँ इसका हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा ना, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करूँ, जैसे हमने क्या क्या देखा था, अल्कोहल वाले चैप्टर से मैं डिस्कस करूँ थोड़ा सा। अल्कोहल, ईथर, दोनों का कंपैरिजन करें, अगर दोनों कंपैरिजन करके भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों कंपैरिजन करते हैं, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बन सकते हैं। और आपने देखा होगा जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे प्रीवियस 12th के एग्ज़ाम में। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अल्कोहल से क्या करना हमें, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ से क्या करेंगे हम एसिडिक मीडियम में इसका रिमूवल ऑफ वाटर करवा देंगे। यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो क्या बनेगा, सिंपल अल्केन बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये होती कैसे है, डिहाइड्रेशन होती क्या है। तो डिहाइड्रेशन जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर हमने क्या ले लिया, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया, बल्की ग्रुप ले लिया, जैसे टर्सरी वगैरह ले लिया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो टर्सरी में क्या हो जाएगा, बल्की ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे। बल्की ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, जैसे फिनाइल वगैरह लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, तो और वहाँ पे हम OH अल्कोहल जैसे फिनाइल की जगह हमने क्या लगा दिया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं C2OH, ये वाला, जैसे हमने क्या ले लिया, एरोमेटिक ले लिया। ओके, हमने ये बेंजीन, ये मिथाइल, नाउ यहाँ पे OH। अगर हम यहाँ से डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा प्रोसीड करेगी। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब था। अगर मैं अल्कोहल और ईथर में कंपैरिजन करूँ तो हम देख सकते हैं अल्कोहल और ईथर में क्या हो रहा है, ये देखिए। अब मैं बल्की ग्रुप को यहाँ से भी रिप्रेजेंट करूँगी, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पे क्या होगा, ये लोन पेयर है 2, इस पर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बट यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो बल्की ग्रुप हैं, दो बल्की ग्रुप हैं। तो ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर अपने आप में एक बेस की तरह काम करेंगे। ये लोन पेयर एक्ट करेंगे एज अ बेस किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में। ये इसके रीज़न होते हैं जो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने होते हैं, रिटन में आपको लिख के आना होता है पेपर में, क्योंकि वो रीज़न पूछता है आपको। ये नहीं पूछता कि आपको डिहाइड्रेशन करनी आती है या नहीं करनी आती है। जब पूछता है सिंपल, चलो ठीक है, लेकिन वो वाई पूछता है कि वाई भाई डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों हो रही है। सिंपल बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार के आ जाते हैं कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो गई और हाँ प्रोडक्ट आ गया, अल्केन या अल्कीन बन गया। अल्केन भी बन जाता है, अल्कीन भी बन जाता है, टर्सरी होता है तो अल्कीन बन जाता है। ठीक है, लेकिन इनको रीज़न नहीं पता होता कि रीज़न क्या लिख के आना है। तो रीज़न यही है बेटा कि अल्कोहल और ईथर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर ही जो हैं वो बेस की तरह एक्ट करते हैं। और बेस के साथ रिएक्ट करने पर आपको पता ही, एसिडिक मीडियम का बेस के साथ रिएक्ट करने पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि आपने अल्कोहल को क्या किया है, एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व किया। एसिडिक मीडियम जैसे इसको दिया H पॉजिटिव मिला, उसने वहाँ पे क्या कर लिया, रिमूवल ऑफ वाटर। कुछ बच्चे सिर्फ इतना रट्टा लगा लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया है, तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो अल्कोहल के अंदर से वाटर का या तो एडिशन होता है या रिमूवल होता है। बट क्यों होता है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड करता है कि क्यों हो रहा है, तो आपको क्यों का आंसर पता होना चाहिए। ये 12th के एग्ज़ाम में कोई मजाक नहीं होता कि आपको सिर्फ हाँ रिएक्शन लिख के आगे आपको नंबर देगा। रिएक्शन लिखने का नंबर नहीं देगा, वो आपसे जो पूछ रहा है उसका आपको आंसर देना होता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसी की बात करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, OC2H5, ठीक है। मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैं किसी और के साथ करवा देती हूँ, जैसे मान लीजिए हेलोजेंस के साथ करवा देती हूँ, HBr के साथ करवा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, HBr के साथ ये जो है ये Br को लेकर चला जाएगा,
यहाँ पे क्या जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। तो फिनॉल वन फॉर्मेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपने ये पढ़ा था। तो अब यहाँ पे वो ये नहीं पूछेगा इसकी प्रोडक्ट क्या है, पूछेगा क्यों जा रहा है। ये क्यों जाता है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है किसकी, इस बल्कि ग्रुप की। ये बल्कि ग्रुप जितना है, ये बल्कि ग्रुप क्या कर रहा है, उसको स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई ये जो है बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है। बॉन्ड की क्लीवेज होने से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी, आपको ये स्टीरिक बल्कि ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड की ये क्लीवेज जल्दी हो जाएगी। और बाकी फिनॉल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दूसरा फैक्टर भी आ जाता है, प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और माइनस आई इफेक्ट वाला भी आ जाता है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और माइनस आई इफेक्ट भी है इंपॉर्टेंट, बट स्टीरिक हिंड्रेंस ही हैं जो मान लीजिए HBr के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो ये रीज़न आपको सॉलिड पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप तुक्का लगा दिया। आपको स्ट्रक्चर्स भी आनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया है ग्लिसरॉल का, ये अल्कोहल हैं। अल्कोहल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, आप मोनोहाइड्रोक्सी एंड डाईहाइड्रोक्सी या ट्राईहाइड्रोक्सी, जैसे ग्लिसरॉल का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्राई में आ जाता है, ट्राई अल्कोहल में 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल भी आने चाहिए कि नोमेनक्लेचर तो आती हो कम से कम अल्कोहल की, वो ये भी चेक कर लेते हैं कि हाँ नोमेनक्लेचर इसको आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये अल्कोहल के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स जो हैं जो +2 में प्रीवियस पेपर में मैंने देखे हैं और वहाँ से मैंने ये मटेरियल जो है वो कलेक्ट किया है। वहाँ से मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ड्राई सेल के ऊपर पूछे गए। ड्राई सेल के जैसे डायग्राम पूछ लिया, डायग्राम में किसके इलेक्ट्रोड है, कौन सा आपने जो है इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या क्या मटेरियल है, उसका डायग्राम आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कनेक्टिविटी पे, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, MCQ बने, असर्शन रीज़न बने, बात तो ये है आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको बेस आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो कि आपको पता हो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो उसको डिक्रीज़ कर देगा, और डिक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी वो आयनों में टूटने के बाद उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ अगर नर्नेस्ट इक्वेशन की, तो नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब हर साल ही है, इसका 1 मार्क्स का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसके ऊपर डीपली आपने सर्च करनी है नर्नेस्ट इक्वेशन के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको EMF के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के कहाँ कहाँ इफेक्ट हैं, जैसे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर मैंने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको रिमाइंड होने चाहिए। अब इसके अलावा मैं बात करूँ आपको कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। आप पिछला मॉडल टेस्ट पेपर उठा लीजिए, आपको वहीं से मिल जाएगा ये सारा मटेरियल। आपने प्रीवियस मॉडल पेपर अगर किए हैं तो इन दोनों चैप्टर के, जैसे फिनॉल से आपको क्यूमिन बनाना आना चाहिए, तो क्यूमिन से आपको फिनॉल में रिवर्स भी रिएक्शन आनी चाहिए। और किस में कौन सा कैटलिस्ट डलता है, क्योंकि बच्चे एक ही रिएक्शन लिख के आ जाते हैं, एक करेक्टर मार लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा हमने रिएजेंट डाला, कौन सा नहीं, क्या बना, कैसे प्रोडक्ट बनी। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल, और फिनॉल से पिक्रिक एसिड। इस तरह से आपको कुछ रिएक्शंस आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हर साल ऐसा कोई ईयर नहीं गया जो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन ना बनाओ। ये फॉर्मूला तो आप रट लीजिए, ये सोच लीजिए कि आपका हर साल अगर आ ही रहा है, पिछले 15 सालों से देख रहे हैं CBSE सबसे ज़्यादा एक न्यूमेरिकल तो इसका पक्का डाल रही है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल अगर आपको निकालनी है तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल अगर आपको किसी मेटल की दी है, मैंने फॉर एग्जांपल ले दिया जैसे जिंक 2 पॉजिटिव की दी है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि जो इलेक्ट्रोड ई सेल जो होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन होती है। मान लीजिए जिंक की दी हुई है -0.0591/2 लॉग अपॉन में, मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ n की वैल्यू पुट की है। मान लीजिए मैंने n की वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन आयन। यहाँ पे मान लीजिए कोई एग्जांपल होती है, जैसे आपको 25% सोल्यूशन दे दिया, 95% दे दिया, 75% दे दिया, तो इस तरह से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको
ये क्वेश्चन पक्का ज़रूर रिवाइज़ करने चाहिए, क्योंकि इनके रिगार्ड जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी अपना जो है +2 का स्कोर जो है वो क्लियर करना होता है। +2 का स्कोर आपका जितना ज़्यादा हाई होगा, आगे आपके परसेंटेज बेस पे उतनी ही ज़्यादा आपको ऑप्शन है आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। आई होप आपको अच्छे से कुछ पॉइंट्स जो है जिनका रिवीजन आपको करना चाहिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।